हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निकुंज अकेडमी। बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपने लाइट चैप्टर का पार्ट नंबर 2। ठीक है ना। पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ ली थी। अब हम बच्चों जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है ना। क्या नाम है बच्चों अपने टॉपिक का? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। पहली बात तो रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है। बेसिक लाइट के अपन ने 6 फिनोमिना पहले लिखे थे ना। अब उसमें सबसे पहला फिनोमिना क्या नाम है उसका? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि चैप्टर के नाम के ऊपर भी है। रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का नाम है, तो रिफ्लेक्शन उसमें अंदर ही आता है। अब बच्चों रिफ्लेक्शन के बारे में देखो क्या है। अगर कोई लाइट किसी भी प्लेन सरफेस से ऐसे टकराती है, ये प्लेन सरफेस है या प्लेन मिरर कह लो, इससे टकराएगी लाइट। देखो ये जो लाइट आ रही है इसे टकरा रही है, और टकराने के बाद इस पॉइंट से अगर ये रिफ्लेक्ट हो जाती है अपने ही मीडियम के अंदर, यानी ऊपर चली जाती है, देख सकते हो आप, तो इस फिनोमिना को बच्चों बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बस आसान है। तो बेटा पहली बात तो आपने क्या इसके अंदर देखी कि अगर ये ऊपर से आ रही है, मतलब मान लो ये एयर से आ रही है, तो आप बच्चों देखो कि ये किस में जा रही है? एयर के अंदर ही वापस जा रही है ना। यानी कि ये जो मीडियम है, ये मीडियम कौन सा है? एयर का मीडियम है। एक ही मीडियम से लाइट आई और उसी मीडियम में ही लाइट वापस चली गई, तो ऐसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो डेफिनेशन पहले देखेंगे बेटा क्या है। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रे। बाउंसिंग बैक का मतलब समझते हो ना, कि भाई बैक हो जाना, टकरा कर वापस चले जाना। बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रे इन द सेम मीडियम। कहाँ पर चली जाती है लाइट? इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द पॉलिशिंग सरफेस। किससे टकराने के बाद बेटा? आफ्टर स्ट्राइकिंग विद पॉलिशिंग सरफेस। किसी भी पॉलिश सरफेस, ऐसा समझ सकते हो कि किसी भी पॉलिश सरफेस से टकराने के बाद बेटा जब लाइट अपने मीडियम में वापस चली गई, तो उस घटना को क्या बोलेंगे अपन? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। आप फिगर में आराम से देख सकते हो बेटा, ये जो रे आ रही है ना, ये जो रे आ रही है, इसको क्या नाम दिया मैंने? इंसिडेंट रे। जो लाइट यहाँ से बाहर जा रही है इसको क्या नाम दिया बच्चों? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, देखो नाम से रिफ्लेक्टेड, एल लगा हुआ है बीच में। और अब आपको बेटा एक बात जो है यहाँ पर नोट करके लिखनी है। क्या बात नोट करके लिखोगे बच्चों? कि कोई भी लाइट रे है वो हमेशा अपना एंगल जो बनाएगी वो हमेशा किसके साथ बनाएगी? नॉर्मल के साथ बनाएगी। अगर आपने इंसिडेंस एंगल निकालना है, आपको रिफ्लेक्शन एंगल निकालना है, तो बच्चों लाइट रे का एंगल किसके साथ देखना है? हमेशा नॉर्मल के साथ देखना है। ठीक है ना। यानी कि लाइट रे का जो एंगल होगा, यहाँ पर लिख देते हैं, का जो एंगल होगा हमेशा किसके साथ होगा बच्चों? नॉर्मल के साथ होगा। अब ये नॉर्मल क्या चीज़ है बच्चों? देखो ध्यान से, आपको ये तो समझ में आ गया है कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। बेटा ये जो बीच में आपको एक लाइन नजर आ रही है ना, वैसे तो डॉटेड लाइन लिखी जाती है, जब आप बनाएंगे ना फिगर तो उसमें डॉटेड लाइन लिखते हैं, सिर्फ ये बीच में डॉटेड लाइन डालते हैं। ये जस्ट एक इमेजिनरी लाइन है, मतलब कि प्रैक्टिकली कहीं देखा नहीं जाता। जब हम थ्योरी का टॉपिक करते हैं ना, उसमें इसको लगाया करते हैं। तो नॉर्मल के साथ में इंसिडेंट रे अपना एंगल बनाती है, उस एंगल को इंसिडेंस एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंस एंगल, या एंगल ऑफ इंसिडेंस भी से बोला जाता है बच्चों। और रिफ्लेक्टेड रे के साथ में नॉर्मल एंगल बनाता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि बेटा पहले तो एंगल आई बना, एंगल आई को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलता है बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल आर को क्या बोलते हैं? एंगल आर को बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। अब एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, इंसिडेंस एंगल कौन बनाएगा? इंसिडेंट रे बनाएगी। किसके साथ बनाएगी? नॉर्मल के साथ बनाएगी। देखो ये बन रहा है ना, ये वाला एंगल, ये कौन सा एंगल है? इंसिडेंट एंगल है। देखो यहाँ पर लिख देते हैं आप, ये एंगल आई है बच्चों, ये एंगल आर है। ठीक है ना। एंगल आई का मतलब इंसिडेंस एंगल ये बना हुआ, और एंगल आर का मतलब ये वाला बना हुआ एंगल। ठीक है ना। सरफेस के साथ में कोई बच्चा एंगल नहीं बनाएगा। यहाँ पर कोई बच्चा एंगल बना के रख देता है, ये इंसिडेंस एंगल है, गलत हो जाएगा बच्चों। लाइट रे हमेशा एंगल के साथ बनाएगी, नॉर्मल के साथ बनाएगी, कभी भी सरफेस के साथ नहीं बनाना आपने एंगल। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखना ध्यान से। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन टॉपिक। जैसे अपन ने किया, तो इसमें ना बेटा कुछ लॉ हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? यानी अपन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या मीनिंग है? मतलब रिफ्लेक्शन जो फिनोमिना है हमारा, उससे रिलेटेड कौन कौन से नियम हैं, लॉज हैं। अब उन लॉज के बारे में बात करने वाले हैं बेटा। ध्यान से देखना बच्चों। पहली बात तो आप लोगों की ये फिगर थी कि जिसमें यहाँ से लाइट रे आती थी और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक होकर ऊपर चली जाती थी। यहाँ बीच में आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं बच्चों।
ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसके साथ जो एंगल बनेगा ये इंसिडेंस एंगल होगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये रिफ्लेक्शन एंगल होगा, ठीक है ना। तो बेटा रिफ्लेक्शन के कौन कौन से नियम है? पहला नियम तो ये बताता है बेटा कि एंगल आई हमेशा किसके इक्वल होता है? एंगल आर के इक्वल होता है। एंगल आई किसके इक्वल होगा हमेशा बेटा? एंगल आर के इक्वल होगा। यानी कि आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा बेटा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये दोनों ध्यान रखना बेटा। पहला नियम तो ये है कि जितना भी आई होगा उतना ही आर होगा, सेम टू सेम। हाँ जी बेटा। तो अब देखिए सेकंड रूल क्या कहता है। सेकंड रूल के अनुसार ये बताया गया है कि क्या लिखेंगे बेटा इसमें कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। देखो तीन ही तो रे होती हैं, तीन ही चीज़ें तो होती हैं इसके अंदर। एक तो नॉर्मल होता है, एक इंसिडेंट रे होता है और एक रिफ्लेक्टेड रे होता है। बेटा ये तीनों के तीनों क्या लिखेंगे? लाइज ऑन द सेम प्लेन। कहाँ लाई करते हैं? लाइज ऑन द सेम प्लेन। मतलब बेटा ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे, इंसिडेंस रे भी, ये नॉर्मल भी और रिफ्लेक्टेड रे भी, तीनों के तीनों कहाँ लाई करेंगे बेटा? ये जस्ट एक सेम प्लेन के ऊपर लाई करेंगे। ये वाली बात बताई गई है सेकंड रूल के अंदर कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। तीसरी बात बेटा क्या बताई गई है? तीसरी बात अपा ये लिखते हैं कि इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा ध्यान से देखना बेटा, कि लाइट का एंगल हमेशा किसके साथ बनता है? हमेशा नॉर्मल के साथ बनता है। अगर कोई लाइट रे अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर आई हो, यानी कि सरफेस के साथ बना हुआ एंगल 90 डिग्री का हो। देखो सरफेस के साथ मैंने एंगल बोला है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अभी जो लाइट रे होती हैं वो हमेशा एंगल किसके साथ बनाती हैं? नॉर्मल के साथ बनाती हैं। अब आप मुझे ये बताओ, इसका जो नॉर्मल है बच्चों वो खुद इसके ऊपर ही है ना, मतलब नॉर्मल भी यहीं पर ही है और जो आपकी रे है वो भी यहीं से ही आ रही है। यानी कि अगर दोनों का एंगल सेम हो गया तो इसका मतलब पता है क्या होगा? कि एंगल आई क्या हो जाएगा इस केस में बच्चों? 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंगल आई 0 डिग्री का हो जाएगा। और अगर एंगल आई 0 डिग्री का होगा तो आपको पता है एंगल आर भी क्या होगा? 0 डिग्री का, क्योंकि आई इक्वल किसके होता है बच्चों? आर के होता है ना। इसी वजह से लाइट जिस मीडियम में आई है उसी मीडियम में लाइट वापस चली जाएगी, उसी मीडियम में लाइट वापस चली जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखना। क्या लिखा हुआ है कि जब भी लाइट किसी पॉली सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर गिरेगी तो इसका मीनिंग क्या होगा वहाँ पर? कि एंगल आई क्या होगा? 0 डिग्री होगा और एंगल आर क्या होगा? बिल्कुल 0 डिग्री वो भी होगा। तो लाइट रिफ्लेक्ट बैक इन सेम डायरेक्शन। तो लाइट बेटा कहाँ चली जाएगी? लाइट रिफ्लेक्ट बैक इन सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। लाइट अपने ही मीडियम के अंदर वापस चली जाएगी और मैंने मीडियम में तो जाएगी उसी डायरेक्शन में ही वापस चली जाएगी। देखो इस डायरेक्शन से आ रही है ना, इसी में ही वापस चली गई। तो बच्चों आज हम यहीं तक करेंगे। अपना पार्ट 2 यहाँ पर ख़त्म होता है और कल बच्चों अपन शुरू करेंगे स्पेरिकल मिरर्स के बारे में, इसी टॉपिक में, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया।